हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तक्षशिला शरद देने से। दोस्तों, तक्षशिला पर आप लोग अपनी आगामी परीक्षाओं को लेकर क्विक रिवीजन का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। इसके पहले के जो वीडियोस हैं उसमें इसके पहले के जो भी आपके बेसिक्स हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इस पर हम लोगों ने चर्चा की है। और भारत के संवैधानिक विकास कैसे हुआ और उसमें कंपनी शासन अधिनियम जो एक्ट्स हैं, जैसे कि 73 से लेकर आपके 1947 तक के जो अधिनियम है उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। आज जो हमारी चर्चा होगी, वो चर्चा जो शुरुआत होगी वो संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया पर होगी। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा गठित संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और 1946 की एक कैबिनेट मिशन थी जिसमें कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके स्थायी जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। और कुल अधिवेशन जो है वो 11 हुआ था। संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की गई थी। तो ये संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली और देश प्रस्ताव पर हम लोगों ने जो है वो बातें की। संविधान सभा की जो मांग थी इस पर अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के द्वारा की गई थी। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की। 1924 में एम एन रॉय, जिसको कि आप मानवेंद्र नाथ रॉय जी के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने एक सुझाव दिया था और कहा था कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि जो कैबिनेट मिशन 1946 था, उस कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जिसको कि हम मंत्रिमंडल योजना भी जानते हैं, तो इस योजना के तहत भारत के संविधान का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। और दो अन्य सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस योजना के तहत संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे, 389 सदस्य थे, जिसमें निर्वाचित जो थे वो 296 थे। 292 ब्रिटिश आपके जो प्रांत क्षेत्र थे वहां, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। मनोनीत जो थे वो 93 थे, जो कि सभी देशी रियासत से थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट्स है। इस फैक्ट्स पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फैक्ट जो है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है। ये सदस्य की संख्या एक बार आपके स्क्रीन पर फिर से है। सदस्य 389, ब्रिटिश प्रांत 292, देशी रियासत 93 और चीफ कमिश्नरी 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कुछ समितियां हैं, उनके अध्यक्ष, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। फैक्ट जो पूछे जाते हैं तो याद रखिए। सबसे पहले संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति, भीमराव अंबेडकर। कार्य संचालन समिति, के एम मुंशी। झंडा समिति, जेवी कृपलानी। वार्ता समिति के ऊपर बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति, राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। मूलाधिकार व अल्पसंख्यक समिति, सरदार पटेल। आवास समिति, बी पट्टाभी सीतारामैया। तो इन समितियों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम, जैसे कि आपके स्क्रीन पर जो तीसरे नंबर पर प्रारूप समिति दिख रहा है, तो प्रारूप समिति के बारे में बात करें दोस्तों, तो संविधान की जो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन जी आयंकर, बी एल मित्रा, के एम मुंशी, कृष्णा स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह और डीपी खैतान। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम याद कैसे करेंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो है ये भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य भी आपको देखने को मिल रहे हैं, मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसको याद करने के लिए आपके पास जो ट्रिक है वो ट्रिक है अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत में। तो अंबेडकर से आपको अंबेडकर साहब जो है वो नजर आ ही रहे हैं। आय से आयंगर साहब हैं, मित्र से बी एल मित्रा, मुंशी के एम मुंशी, कृष्णा कृष्ण स्वामी अयंगर, साथ सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, और खेत में डीपी खेतान जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खेत से खेतान आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये समितियां, अध्यक्ष समिति। ठीक है ना। तो प्रारूप समिति, मैंने बताया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इनके अध्यक्ष थे। लेकिन इनके अलावा और भी जैसे समितियां हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं उनके हाथ में प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति थी। सरदार पटेल जी के हाथ में प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक और जनजातीय समिति थी। और जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति थी। तो
संविधान सभा का जो चुनाव, जैसे मैंने कहा, कुल 296 सीटें ब्रिटिश सरकार के तहत थी, जिसमें कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने 73 और अन्य ने 15 सीटें जीती थी। प्रारूप समिति के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कुल सदस्य जो हैं वो अध्यक्ष को लेकर 7 थे, जिनके नाम आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं। बीएल मित्र के जगह पर आगे एन माधव राव ने इनका स्थान लिया, और डीपी खेतान का जो स्थान था वो टीटी कृष्णमाचारी ने लिया था। इसके अलावा और भी एग्जाम के ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस पर अगर हम बात करें, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और संविधान सभा के जो कुल सदस्य थे वो 299 थे। भारत विभाजन के पूर्व ये सदस्य की संख्या जो थी वो 389 थी। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में। कैबिनेट मिशन के सदस्य के बारे में मैंने आपको इसके पहले बताया भी था। ये आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन के जो सदस्य आपको दिख रहे हैं वो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, और अन्य जो सदस्य थे वो सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी, और कांग्रेस भारत, ऐसा कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने। प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था दोस्तों, इस समिति का जो गठन किया गया था वो मैंने पहले ही बताया 19 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, और झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपके स्क्रीन पर ये प्रारूप समिति के बारे में भी दिया है, गठन का डेट है। संविधान को नियमित रूप से क्रमानुसार संकलन करना इनका कार्य था। उद्देश्य था संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना, और ये आपके मेंबर्स नजर आ रहे हैं। 6वें और 7वें नंबर पे आप देख रहे हैं कि बीएल मित्र के स्थान पर एन माधवराव और डीपी खेतान जी के स्थान पर टीटी कृष्णाचार्य नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी आपके लिए है, जैसे कांग्रेस 208 सीट, मुस्लिम लीग 73, अन्य 15, टोटल 296। अब आप देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर भारत का ये जितने भी प्रथम, अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, ये लिस्ट है। ये कई बार होता है क्या है कि मिसलेनियस क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। तो लॉर्ड विलियम वेंटिक के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1828 से लेकर 1834 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और इसके बाद 1834-35 में ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में बने। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय के बारे में बात करें तो लॉर्ड कैनिंग था, और लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 तक गवर्नर जनरल था, और 58 से 62 तक भारत के प्रथम वायसराय था। भारत का अंतिम वायसराय जो था वो आपका स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन, और अगस्त 1947 से जून 1948 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में भी था ये। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, जो कि जून 1948 से जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के स्थान पर थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने 1950 में इस्तीफा दिया था। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल शॉ थॉमस एम्सहर्स्ट थे। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष जो है वो एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा, और प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ। ये कुछ ट्रिक्स हैं आपके लिए, ये भी आपको याद करने में आसानी होगी। ट्रिक्स है, जैसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, ऐसे करके। तो ये स्क्रीन शायद आप लोग को क्लियर दिख रही होगी। तो रॉबर्ट है विलियम की मौसी, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। रॉबर्ट से आप रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, है हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। और इसके बाद आप बात करें तो विलियम वेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल। की से कैनिंग भारत का पहला वायसराय। और इसके बाद अगर बात करें तो माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। सी राजा गोपालाचारी स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, आपको याद रखना। ये कुछ और भी जानकारी है संविधान सभा के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे।
स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संवैधानिक सलाहकार RBN राव जी थे। संविधान निर्माण में जो समय लगा वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। प्रारूप पे जो बहस हुई वो 114 दिन हुई। कुल जो खर्च हुए थे वो 63,96,729 रुपए हुए थे। कुल जो वाचन हुआ था वो 3 हुआ था। संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंतरिम सरकार पे अगर हम बात करें तो अंतरिम सरकार पे अगर हम देखते हैं तो अंतरिम सरकार के सदस्य आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। जवाहरलाल नेहरू, जिनका विभाग था कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल के संबंध में। वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण। बलदेव सिंह, रक्षा। जॉन मथाई, उद्योग एवं वितरण। राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। आसफ अली, रेलवे। जगजीवन राम, श्रम। लियाकत अली खान, वित्त। आई चुंदरीगर, वाणिज्य। अब्दुल रब निस्तार, संचार। गजनफर अली खान, स्वास्थ्य। जोगिंदर नाथ मंडल, विधि। चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, शिक्षा। CH भामा, निर्माण, खनन एवं ऊर्जा। इसके अलावा संविधान की जो बड़ी समितियां थी उसमें संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य संबंधी समिति जो थी वो जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति थी। भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत के ऊपर अगर हम बात करें तो अमेरिका से मौलिक अधिकार, जर्मनी से आपातकाल, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। और ये बहुत आप देख रहे हर एग्जाम में 1 नंबर पक्का अति महत्वपूर्ण है तो आपको याद रखना ही है। अब आपके स्क्रीन पर ये भारतीय संविधान के स्रोत देख रहे हैं, उस पर हम बात करें तो जापान का जो संविधान है वहां से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी का जो संविधान वहां से अब का आपातकालीन उपबंध आपको देखने को मिल रहे हैं। रूस का संविधान मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। फ्रांस के संविधान से गणतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अमेरिका के संविधान से अगर हम बात करें तो अमेरिका के संविधान से आपको प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग जो है वो लिया गया है। मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, PIL जिसको कि आप लोक जनहित याचिका के नाम से जानते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, ये आपको देखने को मिल रहा है भारतीय संविधान के स्रोत से आपको, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट्स आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो हम ये देख सकते हैं कि भारतीय कुछ इंपॉर्टेंट्स और भी इसके अतिरिक्त तो भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देशों के संविधानों से जो है वो लिए गए हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी आप लोग के साथ जो है वो की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी एग्जाम ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च जो है वो संविधान है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का जो उपबंध लिया गया है वो कनाडा के संविधान से है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान USA का है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम भारत के संविधान की जो प्रस्तावना आपकी स्क्रीन पर दिख रही है जिसको कि हम उद्देशिका कह रहे हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी स्वतः 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। अब मैंने ये जो बात कही इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय याद रखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता याद रखिएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता याद याद रखिएगा। तो ये सब पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसको याद रखिएगा, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने। इसके अलावा आप देखिए जो दिनांक है 26 नवंबर 1949, और इसके अलावा पूछ सकता है कि शुक्ल सप्तमी था या कृष्ण सप्तमी था, है ना। विक्रमी संवत कौन सा था, 2006 जैसे लिखा हुआ हो सकता है वहां 3006 लिख दे, शुक्ल की जगह पे कृष्ण सप्तमी लिख दे, या हो सकता है शुक्ल सप्तमी की जगह पे शुक्ल अष्टमी कर दे, है ना। तो
ऐसे करके आपको परेशान करने के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं उद्देशिका और प्रस्तावना। तो उद्देशिका के बारे में बात करें तो उद्देशिका का जो प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है प्रस्तुत किया था, और इसको अंगीकार किया गया था 26 जनवरी 1947 को। अब उद्देशिका की जो विषय वस्तु है उस पर अगर हम बात करें तो मूल तत्व जो है वो उद्देशिका का वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्षमता की बात करें हम तो क्षमता में प्रतिष्ठा और अवसर की समता के बारे में बात कर रहा है। न्याय जो है वो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय, और स्वतंत्रता जो है वो विचारों की अभिव्यक्ति की धर्म की विश्वास की और उपासना की स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा की जा रही है। तो संविधान का जो वर्गीकरण है वो केंद्र राज्य संबंध पर आधारित है, जहां परिसंघीय संघीय एकात्मक की बात करता है, विधायिका और कार्यपालिका संबंध आधारित संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली, निर्माण प्रक्रिया आधारित लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, परिवर्तनशीलता पर आधारित लचीला है, नम्य है और अनम्य है, यानी कि कठोर भी है, मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इसको चेंज करना मुश्किल भी नहीं है और इतना भी आसान नहीं है कि इसको आसानी से चेंज किया जा सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि मैंने आपको एक शब्द यहाँ यूज किया था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जब हम समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता की बात करते हैं तो ये उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल शब्द है। अब उद्देशिका पे उच्चतम न्यायालय क्या कहता है? तो अगर संविधान के भाग के रूप में देखें तो उद्देशिका को दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, एक स्वीकृत और एक अस्वीकृत। स्वीकृत में आपको मैं बताऊं, आपने पढ़ा होगा बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद, जिसमें धारणा प्रस्तुत की गई थी, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में इसे स्वीकार किया गया था, लेकिन अस्वीकृत में बेरुबारू वाद को जो है अस्वीकृत कर दिया गया था। अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट्स जैसे हैं, तो संविधान जैसे नॉर्मली पूछता है आपसे एग्जाम में कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना या उद्देशिका, इंग्लिश में इसको प्रियम्बल कहते हैं। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री जो है वो के एम मुंशी ने कहा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कही थी, तो अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 को। संविधान को पवित्र दस्तावेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट्स आपके लिए, संविधान की अनुसूचियां आपको देखने को मिल रही हैं, पहली अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची तक। जैसे पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन, तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज सूची व समृद्धि सूची में केंद्र और राज्यों की मत शक्तियों का विभाजन है। आठवीं अनुसूची में भाषा है। नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों के ऊपर चर्चा की गई है। तो ये आपके लिए अनुसूची नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक रहा। कैसा लगा सेशन जरूर बताइए, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फीडबैक जो है वो कमेंट पे जरूर दीजिए, और तक्षशिला शर्व द नेशन के साथ बने रहिए। इसके अलावा अतिरिक्त अन्य भी विषयों के जो वीडियो हैं उसका भी लाभ उठाइए। जय हिंद, जय